हेलो और नमस्ते। वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट इस हफ्ते में हुआ। वो 2 हफ्ते पहले वो शेयर प्राइस जो अराउंड 6 रुपये के लेवल पे लटका पड़ा था, तो सडनली उसमें पिछले 2 हफ्तों में हमने मूवमेंट देखी। और ये टेलीकॉम रिलीफ पैकेज के लिए पहले होप्स बिल्डअप हो रहे थे और फाइनली वो अनाउंसमेंट इस हफ्ते आया और हमने वो शेयर प्राइस लिटरली पिछले 2 हफ्तों में डबल होते हुए देखा। 6 रुपये के लेवल से 12 रुपये के नज़दीक आ चुका है इस हफ्ते में। तो ये टेलीकॉम रिलीफ पैकेज एक काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है, काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है, कंपनी के लिए ही नहीं पूरे सेक्टर के लिए। तो इसमें से वोडाफोन आइडिया के लिए क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं, तो उसके कुछ ब्रॉड आइडिया लेते हैं। उसके अलावा उसके सर्वाइवल के पॉसिबिलिटीज़ कैसे बढ़ जाते हैं वो जानते हैं। और फाइनली एज इन्वेस्टर्स, ओके, अगर आप ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है या कुछ अभी भी थोड़े रिस्क फैक्टर्स उसमें है। ओके, सो ये भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसके वोडाफोन आइडिया के लिए क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 2-3 सालों में। तो सबसे पहला मुद्दा तो मर्जर, जो वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर का जो हुआ, हमने देखा कि अगस्त 2018 में वो कंप्लीट हुआ। तो उस वक्त के बाद वोडाफोन आइडिया ने उसका स्टाफ का यानी कि वर्कफोर्स का इंटीग्रेशन प्लान शुरू किया और साथ ही साथ 4G नेटवर्क जो दोनों कंपनीज के स्कैटर्ड थे और उतना ज़्यादा वाइड कवरेज उनका नहीं था, तो उसको नेटवर्क इंटीग्रेट करना और एक्सपांड करना, इन दोनों के प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो वो दिसंबर 2018 तक वो प्लान तैयार हो गया। वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको काफ़ी सब्सटैंशियल कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि उस वक्त दोनों कंपनीज की हालत उतनी अच्छी नहीं बची थी। जो भी कैश प्रॉफिट वो लोग पहले जियो आने के पहले जनरेट कर रहे थे, तो वो कैश प्रॉफिट काफ़ी हद तक बर्नआउट हो चुका था और रेवेन्यू ड्रॉप होने की वजह से कैश प्रॉफिट भी सब्सटैंशियली ड्रॉप हो चुका था। तो उनके पास उतना ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल नहीं था उस वक्त नेटवर्क एक्सपांशन के लिए। तो उन्होंने फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY19 यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर में उन्होंने 25,000 करोड़ का राइट्स इशू अनाउंस किया था, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। 12.5 रुपए के प्राइस पे उन्होंने राइट्स इशू लाया था। तो वो जो कैपिटल उन्होंने रेज किया 25,000 करोड़ का, वो बेसिकली 4G नेटवर्क के एक्सपांशन के लिए अगले 2 साल यानी कि FY19 खत्म होने के बाद FY20 और FY21, कम से कम ये 2 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा का पीरियड उनको सफिशिएंट होने वाला था ये कैपिटल। और इन 2 सालों के पीरियड में वो कोशिश करने वाले थे कि उनका रेवेन्यू ड्रॉप का जो सिलसिला है वो रुक जाए और फाइनली सब्सक्राइबर ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों इंप्रूव होना शुरू हो जाए। ये उनकी कोशिश होने वाली थी। तो उस दिशा में उन्होंने काम शुरू कर दिया फंड रेजिंग करने के बाद, और काफ़ी अच्छे स्पीड से उनका नेटवर्क इंटीग्रेशन का काम शुरू हो चुका था। टारगेट्स अचीव हो रहे थे, लेकिन सडनली अक्टूबर 2019 में यानी कि इस फंड रेजिंग के तकरीबन 6 या 7 महीने बाद एक बड़ा झटका मिला, जब सुप्रीम कोर्ट का वो AGR केस का फाइनल रूलिंग आया और उसमें पता चला कि वोडाफोन आइडिया को अराउंड 58,000 करोड़, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का गवर्नमेंट को एक पे आउट देना पड़ेगा, ये पिछले 15 साल के AGR ड्यूज के ऊपर। तो जिसके बारे में आप सबको पहले से पता है कि ये झटका बहुत ही बड़ा था कि वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रहा था। ओके, सो उसी के बाद ये स्टोरी वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी हद तक चेंज हो गई। पहले जियो का तो झटका था ही, लेकिन जियो के कंपटीशन को वो लोग फेस करने के लिए तैयारी में थे और उसी तैयारी के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा झटका उनको आया। अब उसके बाद क्या? तो उसके बाद ये जो बेसिकली AGR ड्यूज का जो केस हुआ, तो उसमें कंपनी को काफी 3-4 बड़े झटके मिले। तो एक तो उनका नेगेटिव मीडिया कवरेज मिला। बहुत सारा मीडिया में क्वेश्चंस उठ रहे थे कि ये कंपनी अब सर्वाइव करेगी कि नहीं, इतना बड़ा 60,000 करोड़ का पे आउट के लिए वो पैसे कहाँ से लाएगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उठ रही थी। साथ ही साथ सब्सक्राइबर लॉसेस चालू ही थे।
उन सब्सक्राइबर लॉसेस की वजह से उनके ऑपरेटिंग लेवल पे जो कैश लॉस हो रहा था, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भले ही कर रहे थे लेकिन वो इंटरेस्ट कॉस्ट कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं बन रहा था। तो उस वजह से उनका कैश लॉस थोड़ा थोड़ा वाइडन होते जा रहा था, और उस वजह से उनका कैपेक्स जो उन्होंने प्लान किया था उस कैपेक्स के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया। कैपेक्स को उनको थोड़ा थोड़ा कर्टेल करना पड़ा, जो ओरिजिनल प्लान में था उसके हिसाब से उनको थोड़ा कम करना पड़ा। और उसका रिजल्ट क्या था कि जो बाकी के जो दो 4G के प्लेयर्स थे, यानी कि जियो और एयरटेल, इन दोनों का नेटवर्क वोडाफोन आइडिया के मुकाबले काफी ज्यादा आगे निकल गया। क्योंकि जियो तो पहले से आगे था ही, लेकिन एयरटेल ने भी काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते करते उन्होंने भी बहुत ही अच्छा कवरेज और कैपेसिटी बिल्ड कर ली थी, जो वोडाफोन आइडिया मैच नहीं कर पा रहा था। और इन सब में उनको साथ ही साथ उस एजीआर ड्यूज के लिए एक बड़ा कैपिटल रेज करने का प्लान शुरू करना पड़ा। तो ये 3-4 बड़े झटके उनको एक ही साथ उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की वजह से लगे। अब इनमें से वो लोग कोशिश कर ही रहे थे कि इसमें से कैसे बचा जाए वगैरह वगैरह। उतने में पिछले साल कोविड आ गया। मार्च 2020 में कोविड के लॉकडाउन की वजह से जो भी हमने देखा है कि काफी 1.5-2 महीने का लॉकडाउन चला और बहुत लोगों की जिंदगी में भूचाल सा आ गया था। तो वोडाफोन आइडिया के बिजनेस ऑपरेशंस में भी डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा झटका लगा। उनका नेटवर्क तो खैर उन्होंने अच्छा मेंटेन किया कि जो भी ऑपरेशन चालू है वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे अच्छी तरह से, लेकिन उनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स उनको छोड़ के जा रहे थे। तो हमने देखा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि लॉकडाउन के फर्स्ट वेव में, उनके ऑलमोस्ट 21 मिलियन एक्टिव यूजर्स कम हो गए। सो 21 मिलियन यानी कि काफी बड़ा नंबर होता है। उनके उस वक्त का जो नंबर था उसका ऑलमोस्ट 7% सब्सक्राइबर काउंट उनका कम हो गया। ये एक ही क्वार्टर की बात है। उसके बाद अगले क्वार्टर में अनदर 12 मिलियन ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स उन्होंने लूज किए। सो इन 2 क्वार्टर्स में नियरली 32 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस, यानी कि 10 से 11% सब्सक्राइबर्स उनके 2 क्वार्टर्स में गायब हो गए थे, एक्टिव यूजर्स से ये भी। उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन संभल गई। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो था पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो उतना खराब नहीं था। टोटल मिला के उन 2 क्वार्टर्स में कुछ 5.5 मिलियन के सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ। भले ही लॉस ही था लेकिन सिर्फ कम हुआ था। उसके बाद इस साल की शुरुआत में ही सेकेंड वेव का झटका लगा। सेकेंड वेव के लॉकडाउन्स हो गए और वोडाफोन आइडिया के बारे में नेगेटिव मीडिया का कवरेज जारी था और भी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रिपीटेड उनको रिव्यू पिटीशन वगैरह, क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह, इन सब में उनको कोई भी दिलासा नहीं मिल रहा था। तो फाइनली इस नेगेटिव कवरेज की वजह से और सेकेंड वेव के लॉकडाउन्स की वजह से वोडाफोन आइडिया के और भी 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक्टिव यूजर्स उनको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, जो जून में अभी खत्म हुआ, उसमें छोड़ के चले गए। सो इन पिछले 1 से 1.5 साल के पीरियड में वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर काउंट, एक्टिव यूजर्स का सब्सक्राइबर काउंट जो है काफी हद तक ड्रॉप हो चुका है। सो ये सब डेफिनेटली बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था, रेवेन्यूज के लिए अच्छा नहीं था। तो फाइनेंशियल्स पे क्या क्या असर हुआ ये देखते हैं। सो हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़ा पहले से, यानी कि जियो के ट्रायल्स शुरू होने के जस्ट पहले सिचुएशन क्या थी उसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। तो उस वक्त वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर अलग अलग कंपनीज थे, कॉम्पिटिटर्स थे। वोडाफोन नंबर 2 पोजीशन पे था उस वक्त और आइडिया सेलुलर नंबर 3 पोजीशन पे था। जियो का ट्रायल जो है वो अप्रैल और मई 2016 में शुरू हो गया। तो उसके जस्ट पहले वाला जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में आइडिया सेल्युलर का अकेले का क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो 9,500 करोड़ पे था। वोडाफोन आइडिया का उससे थोड़ा ज्यादा, अराउंड 11 to 12,000 करोड़ के आसपास था। तो दोनों का मिला के कंबाइंड जो क्वार्टरली रेवेन्यू है उस वक्त जियो आने से पहले उनका कंबाइंड क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो 20,000 करोड़ के थोड़ा ऊपर, मेरे हिसाब से 21 या 22,000 करोड़ के रेंज में था। काफी सिग्निफिकेंट नंबर था उस वक्त। लेकिन फिर जियो का लॉन्च हुआ, मतलब पहले ट्रायल लॉन्च हुआ, फिर कमर्शियल लॉन्च 1 साल बाद हुआ
और उसके एक साल में हालत इतनी खराब हो गई थी कि वोडाफोन और आइडिया सेलुलर इन दोनों को मर्ज करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। उनको अगर सरवाइव करना था तो मर्जर ये एक ही ऑप्शन उनके पास अवेलेबल था दोनों के सर्वाइवल के लिए। वो फाइनली उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्लान करके अगस्त 2018 में कंप्लीट कर दिया मर्जर, गवर्नमेंट के सारे अप्रूवल्स लेने के बाद। और उस वक्त उनका कंबाइंड क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो अराउंड 12,000 करोड़ तक ड्रॉप हो चुका था। यानी कि जियो आने से पहले जो भी उनका क्वार्टरली रेवेन्यू था उसके मुकाबले 40 to 45% का ये ड्रॉप था, वो भी सिर्फ 2 साल के पीरियड में। काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप था, है ना। अभी लेटेस्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था उसमें वोडाफोन आइडिया का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो और भी नीचे जा चुका है कोविड के झटकों की वजह से भी। तो उस अभी 9,200 करोड़ पे आ चुका है। ये फिगर उस वक्त के आइडिया सेलुलर के अकेले के रेवेन्यू से भी कम है। सो इतना बड़ा झटका उनको लगा है। जियो के लॉन्च के अलावा ये सुप्रीम कोर्ट केस और फिर कोविड, इन 3 झटकों की वजह से रेवेन्यू आधे से भी कम बचा है इन दोनों का मिला के। अब उसी दौरान इन मर्जर के वजह मेन रीजन ये भी था कि उनको कॉस्ट कटिंग करने को भी मिलेगा, क्योंकि 2 पैरेलल नेटवर्क चलाने से अच्छा वो कंबाइंड एक सिंगल नेटवर्क चलाएंगे ज्यादा कैपेसिटी का, ये ओरिजिनल प्लान था। तो उसके लिए जो उसकी वजह से जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स उनको मिलने वाले थे तो वो उन्होंने काफी अच्छी तरह से अचीव किए। और उस वजह से, उस कॉस्ट कटिंग मेजर्स की वजह से अभी भी इन सारे क्वार्टर्स में इतने सारे सब्सक्राइबर्स लूज करने के बाद भी, इतना रेवेन्यू ड्रॉप होने के बावजूद, वोडाफोन आइडिया का जो क्वार्टरली ट्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट के पहले का ट्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, मतलब ट्रू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं उसमें जो हमें एबिटा का फिगर दिखता है वो ट्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। उसमें लीज रेंटल्स का एक सब सिग्निफिकेंट कॉस्ट जो है वो काउंट नहीं होता है। तो इसलिए ट्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैं बात कर रहा हूं तो वो अभी भी कुछ 1,500 करोड़ या उसके थोड़ा सा ऊपर अभी भी चल रहा है, इतने कम रेवेन्यू पे भी। सो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने इस कॉस्ट कटिंग बहुत ही स्मूथली हैंडल किया है और उस वजह से उनके सर्वाइवल के आगे के चांसेस थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। अब जबकि ये वो टेलीकॉम पैकेज अनाउंस हो चुका है, रिलीफ पैकेज अनाउंस हो चुका है, तो उस कॉस्ट कटिंग मेजर का डेफिनेटली उनको फायदा होगा। अब यहां से अगर उनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे अगर ब्रेक इवन करना है, यानी कि उनका जो ट्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसने उनका कंप्लीट इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ये जो है ये दोनों को अगर कवर करना है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना शुरू करना है, तो फिर उनको यहाँ से उनका रेवेन्यू जो है, क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो नियरली डबल करने की जरूरत है। यानी कि कुछ 16 से 18,000 करोड़ के रेंज में उनको रेवेन्यू लेके जाना पड़ेगा, क्वार्टरली रेवेन्यू। तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट टास्क है यहाँ से। तो ये जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है उसके बाद उनके जो भी अभी एक्शंस होंगे उसका टारगेट यही होने वाला है कि उनको यहाँ से रेवेन्यू डबल की तरफ लेके जाना है अगले 4 साल से कम ड्यूरेशन में। 4 साल ये काफी सिग्निफिकेंट टाइम ड्यूरेशन दिया है, लेकिन इन 4 साल से कम ड्यूरेशन में वोडाफोन आइडिया की कोशिश रहेगी कि डबल रेवेन्यू तक पहुंचना है। सो अब रिलीफ पैकेज के एक्चुअल बेनिफिट्स के बारे में कुछ ब्रॉड आइडिया लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स आपने ऑलरेडी हो सकता है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इसमें पढ़ लिए हो। तो ब्रॉड आइडिया क्या है, तो बेसिकली इस रिलीफ पैकेज की वजह से वोडाफोन आइडिया को 4 साल तक कोई भी बड़ा पे आउट गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये पे आउट कौन से थे, तो बेसिकली उनके स्पेक्ट्रम ड्यूज थे। स्पेक्ट्रम जो उन्होंने पिछले कुछ 4-5 सालों में जो भी ऑक्शन में खरीदा था, मर्जर से पहले भी और मर्जर के बाद भी, तो उस स्पेक्ट्रम के ऊपर उनको जो पे आउट्स अभी देने थे मोराटोरियम के बाद, इनिशियल पीरियड का कुछ 2 साल का मोराटोरियम था, वो 2 साल और एक्सटेंड हो गया था और अभी इस साल से उनको काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट स्पेक्ट्रम के लिए पे करने थे, तो वो भी उनको और 4 साल के ड्यूरेशन के लिए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा एजीआर ड्यूज जो है वो हर साल अप्रोक्सीमेटली 5 to 6,000 करोड़ उनको पे करने थे, तो वो भी अमाउंट अभी 4 साल के लिए उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए ये पेमेंट सिर्फ डिफर हो रहा है,
ओके, सिर्फ 4 साल आगे उनको पुश किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, उनको ये पेमेंट्स माफ नहीं हो रहे हैं। ओके, 4 साल बाद उनको इन सब के पेमेंट शुरू करने ही पड़ेंगे। इन 4 साल के ड्यूरेशन के डिले के लिए गवर्नमेंट का नुकसान ना हो, इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट का कैलकुलेशन डेफिनेटली होगा। ओके, सो ये 4 साल जो है वो कंप्लीटली माफी वाला पीरियड नहीं है, कंप्लीट डिले का पीरियड नहीं है। इस पीरियड में उनको इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि मार्केट रेट से थोड़ा सा, MCLR रेट से थोड़ा सा 2% कुछ ज़्यादा का रेट उन्होंने बोला है। तो उस रेट पे उनको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा इन 4 साल के जो रिलीफ उनको दिया है उसके लिए। तो फिर भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया फिलहाल तो उनके पास कैपिटल या वो कैश पोजीशन थी ही नहीं कि वो इतने बड़े बड़े पे आउट्स गवर्नमेंट को दे पाता। तो फाइनली ये 4 साल का जो ब्रीदर उनको मिला है, उसमें अभी वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी कि उनका बिजनेस ग्रोथ वो लोग वापस पटरी पे लाए। ओके, पिछले 2-3 साल मर्जर के जो हो चुके हैं, उन 2-3 सालों में अभी तक वो लोग ग्रोथ नहीं ला पाए हैं, और वो ग्रोथ अभी उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ के लानी ही पड़ेगी। तो उनको नेटवर्क इम्प्रूवमेंट के लिए और मार्केटिंग, इन दोनों में काफ़ी एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। ओके, नेटवर्क इंप्रूवमेंट भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल जियो और एयरटेल ये दोनों भी नेटवर्क के मामले में वोडाफोन आइडिया के काफ़ी आगे है। हाँ, शहरों में बहुत सी जगह पे वोडाफोन आइडिया का ऑलरेडी नेटवर्क कवरेज और कैपेसिटी काफ़ी अच्छा हो चुका है, फिर भी कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा सा पीछे ही है। सो उस मामले में वोडाफोन आइडिया को डेफिनेटली और भी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। साथ ही साथ एग्रेसिव मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि 4G यूज़र बेस वो लोग बढ़ा सके। अगले 4 साल में मेरे हिसाब से उनका टारगेट होना चाहिए डबल करना। अभी फिलहाल उनका 4G यूज़र बेस जो है वो अराउंड 115 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। सो यहाँ से अगर उनको 4 साल के अंदर या 4 साल के पीरियड में अगर डबल करना है, तो 220 से 230 मिलियन का टारगेट उनको रखना ही पड़ेगा, ताकि उनका रेवेन्यू ग्रोथ जो अचीव करने की कोशिश करनी है, उनको डबलिंग का रेवेन्यू ग्रोथ जो होना है, तो वो जितना जल्दी हो सके उतना करने के लिए ये डबलिंग का सब्सक्राइबर बेस का टारगेट होना बहुत ही ज़रूरी है। सब्सक्राइबर एक्सपांशन बेस एक्सपांशन के साथ साथ उनको एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज पे भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन वो जो बात है वो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके हाथ में उतना नहीं है, क्योंकि जब तक जियो और एयरटेल उनके रेट्स नहीं बढ़ाता, उनके प्रीपेड प्लान्स के प्राइसेस नहीं बढ़ाते, तब तक वोडाफोन आइडिया भी अपने प्लान्स के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। सो वो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सब्सक्राइबर बेस एक्सपांशन के लिए तो उनको खुद ही पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, ताकि कैश फ्लो पॉजिटिव जल्द से जल्द वो लोग हो सके। अब इसके लिए उनको एक सब्सटैंशियल फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें पहले से पता है। ये फंड रेजिंग बेसिकली अभी तक क्यों नहीं हो पाया, तो उसका बेसिक रीज़न यही था कि जो भी फंड रेज करते, वो मेजर कंपोनेंट जो है वो गवर्नमेंट को चला जाता पे आउट के फॉर्म में। तो बचता क्या कंपनी के पास बिजनेस एक्सपांशन के लिए? उस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने नेगोशिएशन तो किए, लेकिन उनका जो ये सवाल था, उस सवाल का जवाब कंपनी का मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा था। तो अब फाइनली उनके पास जवाब है कि जो भी फंड रेजिंग होगा अभी इस पॉइंट पे, तो वो फंड रेजिंग मेजरली कंपनी उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज कर पाएगी। उनको अभी 4 साल के लिए गवर्नमेंट को पे आउट्स देने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन 4 सालों में अगर बिजनेस एग्रेसिवली ग्रो कर पाए, रेवेन्यूज ग्रो कर पाए, कैश प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर पाए, तो फिर 4 साल बाद ऑटोमेटिकली उनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो लोग गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े पे आउट्स उसके बाद वाले पीरियड में आने वाले हैं, 4 साल के बाद वाले पीरियड में, तो वो लोग कर पाएंगे। उस वक्त उनको, अगर उनके कैश प्रॉफिट जनरेशन चालू होगा, तो बैंक्स भी उनको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे उन पे आउट्स के दौरान। तो ये 4 साल का पीरियड उनको एक काइंड ऑफ बोनस पीरियड मिला है बिजनेस पटरी पे लाने के लिए। तो इन 4 सालों का उनको बेस्ट पॉसिबल अगर यूज करना है, तो जल्द से जल्द मेरे हिसाब से वो फंड रेजिंग प्लान जो है वो अगले 2 महीनों में अनाउंस हो जाएगा, और उसके ऊपर दिसंबर मंथ के पहले हो सकता है एक्शन भी हो जाए और फंड्स फाइनली रेज भी हो जाए। इक्विटी पोर्शन जो है वो सिग्निफिकेंट होने वाला है, टोटल 25,000 करोड़ से उससे भी ज़्यादा का कैपिटल वो लोग रेज करे, लेकिन उसमें से अराउंड 15 to 20,000 करोड़ मेरे हिसाब से इक्विटी पोर्शन होगा, और उसका प्राइसिंग
मेरे पर्सनल एस्टिमेट के हिसाब से 10 रुपये या 10 रुपये के आसपास का होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, मैं ये रिलीफ पैकेज आने से पहले मेरे दिमाग में चल रहा था कि हो सकता है जो भी इन्वेस्टर बिड कर नेगोशिएट कर रहा है वो हो सकता है 8 रुपये से ज़्यादा का प्राइस देने के लिए तैयार ना होता, लेकिन अब ये रिलीफ पैकेज अनाउंस होने के बाद सिचुएशन बदल गई है। ये 4 साल का ब्रीदर मिलने की वजह से वो प्राइस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। 8 रुपये के बदले अब मेरे हिसाब से 10 रुपये के प्राइस पे भी फंड रेजिंग हो सकता है। और अगर ये प्राइस अच्छी वो लोग अनाउंस करते हैं तो मेरे हिसाब से प्रमोटर्स भी इसमें कुछ इन्वेस्ट डेफिनेटली करेंगे। उनका फिलहाल तो 72% या 73% के आसपास जो स्टेक है वो लोग कोशिश करेंगे कि उसके नज़दीक वो लोग मेंटेन करें। हो सकता है कंप्लीटली 72% ना रहे, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से प्रमोटर्स भी इस प्राइस पे अगर इन्वेस्टमेंट होना है तो प्रमोटर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है राइट्स इशू ही हो जाए, या हो सकता है एक्सटर्नल कोई इन्वेस्टमेंट थ्रू या प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू फंड्स रेज हो, लेकिन उसके ऊपर जो भी एक्शन है वो अगले 2 या 3 महीनों में हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं कि अभी भी वोडाफोन आइडिया के सामने क्या क्या डिफिकल्टीज बचते हैं। ओके, ये सब अच्छी बातें तो अभी तक हमने देख ली कि रिलीफ पैकेज की वजह से वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, और यहाँ से हम लोग बहुत उम्मीदें रख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया अब अपने दम पे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएगा और फिर अल्टीमेटली ये सब ड्यूज पे करने की हालत में हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ डिफिकल्टीज जो है उसके ऊपर भी हम लोग हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम इग्नोर कंप्लीटली नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यही है कि रिलीफ पैकेज जो अनाउंस हुआ है उसकी वजह से सिर्फ ये पे आउट्स में डीले का ऑप्शन मिला है, ये पे आउट्स माफ नहीं हो रहे हैं। सो ये बात ध्यान में रखिए। इन जो भी पे आउट्स, अभी ये पे आउट्स का अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे अंदाजे से टोटल इन 4 सालों में वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को जो पे आउट्स करने थे वोडाफोन आइडिया ने, वो कम से कम 50,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट था। स्पेक्ट्रम ड्यूज और एजीआर ड्यूज ये सब मिला के 4 सालों में उनको कम से कम 50,000 करोड़ के पे आउट्स करने थे। तो ये सब अमाउंट अभी उनको देने की इमीडिएटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन 4 साल के ड्यूरेशन में। सिर्फ उसके ऊपर का इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो उनको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, ताकि एंड ऑफ द 4 ईयर पीरियड वो लोग इंटरेस्ट से शुरुआत करें, तो इंटरेस्ट पे करेंगे और फिर रेगुलर पे आउट्स आगे के शुरू हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो भी मेरे ख्याल से फिर भी थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, कम से कम 15,000 करोड़ के आसपास का फिगर आ सकता है इस 4 साल के जो ड्यूज थे वो जो डिले कर रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो अराउंड मेरे ख्याल से 15,000 करोड़ के आसपास आएगा। तो वो अमाउंट वो लोग आइदर कैश फॉर्म में दे सकते हैं, और अगर उनके पास उतना सिग्निफिकेंट बचता नहीं है उस वक्त, तो वो लोग इक्विटी फॉर्म में भी दे सकते हैं गवर्नमेंट को। तो ये भी एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे दिया है। सो वो भी एक काइंड ऑफ एक छोटा सा रिलीफ है। इन्वेस्टर्स के लिए वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर इक्विटी इशू होती है तो इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है, और जो भी इन्वेस्टर्स फिलहाल इन्वेस्टेड है वोडाफोन आइडिया में उनका स्टेक जो है वो कम हो जाएगा। सो इन्वेस्टर्स के लिए वो पूरी तरह से पॉजिटिव बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान में रखिए कि ये ड्यूज जो है वो अल्टीमेटली पे करने हैं। उसके ऊपर का इन 4 साल के डिले का जो पीरियड है उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट तो एडिशनल देना ही होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात यही है कि कंपटीशन अभी भी बहुत ही टफ है। एयरटेल जियो दोनों ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, प्लस उनका जो नेटवर्क है 4G नेटवर्क जो है वो ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया से सुपीरियर माना जाता है। वोडाफोन आइडिया को उनके नेटवर्क परफॉर्मेंस पे भी कैचअप करना ही पड़ेगा। वो कैचअप मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा, क्योंकि जियो और एयरटेल ये दोनों रुकने नहीं वाले। वो लोग उनका नेटवर्क इंप्रूव करने की कोशिश करते ही रहेंगे, और उनके पास ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज भी है वो करने के लिए। ये रिलीफ पैकेज की वजह से उनको भी कैश फ्लो में थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, भले ही वोडाफोन आइडिया के मुकाबले कम हो, लेकिन फिर भी उस रिलीफ का वो लोग नेटवर्क एक्सपांशन में डेफिनेटली यूज करेंगे। सो वोडाफोन आइडिया के लिए काम ज़्यादा टफ है,
क्योंकि उनको कैचअप करना है नेटवर्क परफॉर्मेंस में भी और एग्रेसिव मार्केटिंग करके सब्सक्राइबर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए भी। सो इन दोनों में वोडाफोन आइडिया का काम इतना आसान नहीं होने वाला। रेवेन्यू ग्रोथ तभी आएगा जब सब्सक्राइबर बेस का एक्सपांशन होगा और रेवेन्यू मतलब जो प्रीपेड प्लान्स के रेट्स है वो बढ़ेंगे। अब इन दोनों मामलों में हम लोग मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे उनका प्रोग्रेस चेक करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि हर महीने या हर क्वार्टरली उनका सब्सक्राइबर बेस का जो ग्रोथ है वो लोग पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक पिछले 2 साल 3 साल के पीरियड में हमने देखा है कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स वोडाफोन आइडिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब यहाँ से वो गिरने का जो दौर है वो बंद होना चाहिए बहुत जल्द, हो सकता है अगले 2-3 महीनों में वो बंद होना चाहिए। और फाइनली कैलेंडर ईयर 2022 जब शुरू होता है तो उस वक्त से तो हम लोग उम्मीद ये रख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो भी अभी एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से उनका सब्सक्राइबर ग्रोथ वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये उम्मीद बनाए रखेंगे और उम्मीद के साथ साथ वो क्लोजली मॉनिटर भी करेंगे। सो एज एन इन्वेस्टर हमें ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डाइल्यूशन। बहुत ही बड़े स्केल पे इक्विटी डाइल्यूट होने वाला है। सो एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इनफैक्ट हमारे लिए तो ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव होगा कि इक्विटी डाइल्यूट होने वाला है। हाँ, कंपनी के सर्वाइवल के चांसेस इंप्रूव हो रहे हैं और उसके लिए इक्विटी डाइल्यूशन ज़रूरी भी है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए वो पॉजिटिव नहीं बनता, वो नेगेटिव बात है। कितना डाइल्यूट होगा अब ये प्राइसिंग और क्वांटिटी ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो फंड रेजिंग होगा उसमें एडिशनल कम से कम 1500 करोड़ या 2000 करोड़ शेयर्स इशू होंगे, ऐसा मेरा मानना है। 10 रुपीज़ के प्राइस पे अगर अनाउंस होता है फंड रेजिंग तो कम से कम 15,000 से 20,000 करोड़ का अगर इक्विटी कैपिटल वो रेज करते हैं तो 1500 करोड़ से लेके 2000 करोड़ शेयर्स एडिशनल अभी इशू हो जाएंगे इस फंड रेजिंग में। उसके अलावा 4 साल के बाद उनका जो भी कैश जनरेशन का सिचुएशन होगा, कैश प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे उस हिसाब से, और फिर उनको जो पे आउट्स 4 साल के बाद शुरू करने होंगे तो उस वक्त जो भी उनका कैपिटल पोजीशन होगा उसके बेसिस पे और एडिशनल अगर उनको फंड रेजिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त एक और हम लोग इक्विटी डाइल्यूशन का या फंड रेजिंग का सिचुएशन देख सकते हैं। ओके, वो हो सकता है कि एक्सटर्नल फंड रेजिंग हो, फिर से नए इन्वेस्टर्स के थ्रू फंड रेजिंग हो, या फिर गवर्नमेंट को एक पोर्शन ऑफ द ड्यूज जो है वो लोग इक्विटी फॉर्म में पे करे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सो ये दोनों केसेस में इक्विटी डाइल्यूट होने वाला है। सो एज एन इन्वेस्टर ध्यान में रखिए कि शेयर प्राइस की रैली के साथ साथ ये नंबर ऑफ शेयर्स जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है। ओके, सो ये उम्मीद मत कीजिए कि ये शेयर प्राइस आज जो 11 रुपए पे है वो 100 रुपए पे चला जाएगा अगले 2-3 साल में वगैरह, ऐसी उम्मीद फिलहाल मत रखिए। हाँ, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उस पॉसिबिलिटीज के लिए उनको उतना ज़्यादा बिजनेस प्रोग्रेस दिखाने की ज़रूरत है। तो उतना अगर वो बिजनेस प्रोग्रेस दिखाते हैं या नहीं, ये हमें मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे मॉनिटर करना ही पड़ेगा। अगर वो प्रोग्रेस अच्छा होता है, अच्छा मतलब कितना, तो मेरे हिसाब से बेयर मिनिमम उनको 5 to 7 मिलियन 4G यूजर्स हर क्वार्टर ऐड करने की जरूरत है। ओके, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 to 7 मिलियन 4G यूजर्स हर क्वार्टर में उनको ऐड करने की जरूरत है। ये बहुत ही मिनिमम लेवल बोल रहा हूँ। अच्छा कब होगा? अच्छा तब होगा जब वो कम से कम 15 मिलियन के यूजर्स ऐड करे हर क्वार्टर में। ये टारगेट अगर वो अचीव कर पाए तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन 2-3 साल में बहुत ही पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होने वाला। एयरटेल और जियो के कंपटीशन में हमें उसको ये नंबर्स, मंथली नंबर्स जो अनाउंस होते हैं उसके ऊपर बहुत ही बारीक नज़र रखनी पड़ेगी।